जी नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार शर्मा और आज का जो टॉपिक्स है वह क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइट चैप्टर से संबंधित है। पिछले क्लास में हम अवतल दर्पण से F=r/2 सिद्ध किए थे और इस बार जो है उत्तल दर्पण द्वारा F=r/2 सिद्ध करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण का जो फिगर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका अंदरूनी भाग कलई किया होता है, रंगा होता है, और जिसका अंदरूनी भाग कलई किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको मानते हैं यम, इसको मानते हैं यन। माना कि यम यन एक उत्तल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष ये हुआ और जहाँ पे से ये कटान हुआ इसको बोलते हैं ध्रुव। ये हमारा ध्रुव हुआ और बीच वाले सेंटर को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इस समानांतर, इस वस्तु के समानांतर हम इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक वस्तु लेते हैं और वस्तु एक ए बी लिए। ए बी वस्तु लेने पर यह यहाँ से परावर्तित हुआ। दर्पण से परावर्तित होने के बाद आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में लंब होता है जिसे हम अभिलंब भी कहते हैं। ये जो दर्पण से परावर्तित होने के बाद आप इधर देख रहे हैं, जब वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं और इसका प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये काल्पनिक बन रहा, मिलती हुई प्रतीत हो रहा। तो जहाँ पे ये काटती है वहाँ पे ये बन जाता है फोकस। ये फोकस हुआ और आप देख रहे होंगे कि ए बी और ये पी सी एक समांतर भुजा है जिसके त्रिज्यक छेदी हमारा हो गया। इसको मान लेते हैं ए बी, इसको डी मान लेते हैं और इसको मान लिए ई। ठीक है, तो ई और सी और एक प्रतिच्छेदी रेखा है जिसको हम मिला लेते हैं और ये हमारा। अब देखिए इधर, इसके लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? माना कि यम यन एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है और ए बी वस्तु गुजारने पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको लाइन में लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं, जब अभिलंब है ये दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है परावर्तन के नियम से। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी और ई, एंगल ए बी ई और एंगल ई बी डी, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई और एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी। समीकरण 1 मान लेंगे, ये बराबर है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और देखिए एंगल और क्या बराबर, एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी और एंगल सी बी एफ, ये भी बराबर है सम्मुख कोण से। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ई, पहले लिखते हैं सी बी एफ इक्वल टू एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी। ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये बराबर है सम्मुख कोण से। अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से आप जानते हैं LHS इक्वल टू RHS,
जब हमारा जब हमारा ये बराबर हो सकता है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी बी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ए बी, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी और पी सी एक समानांतर है, जब ए बी और पी सी समानांतर है तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन है, तो प्रतिच्छेद ईसी कर रहा, प्रतिच्छेद ईसी कर रहा। तो प्रतिच्छेद ईसी कर रहा है तो क्या होगा, करता हो तो आपको पता है कि जब इधर से जब दो रेखा इधर से गुजर रही, इधर से प्रतिच्छेद करिए तो ये और ये आपस में बराबर होगी संगत भुजा से। तो यहाँ पर भी बराबर हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी सी एफ, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं वो हमेशा बीच में रहता है, मिड पॉइंट में रहता है, बाकी इसके दोनों साइड जिधर भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बराबर, तो बी सी एफ, तो बी सी एफ इसको मान लेते हैं समीकरण 4। कौन सा भुजा से, संगत कोण से लिख लीजिए, संगत कोण से। तो समीकरण 3 तथा 4 आपस में क्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी ओ ए बी बराबर, तो एंगल सी बी एफ क्या भी होगा बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी और सी, एंगल बी और एंगल सी, जब एक ही त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, जो 9th क्लास में ये थ्योरम है। तो यहाँ पर इसके B के सम्मुख में आप देखिए, B के सम्मुख में हमारा CF बनेगा और C के सम्मुख में कौन बना, BF बना। तो यहाँ पे हो जाएगा CF इक्वल टू BF। अब देखिए, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5। आप यहाँ देखिए, ये जो B बिंदु है ये P के बहुत ही नजदीक है। आप ऐसे समझिए, ये जो है ना एक दूसरे के ये बराबर है, लेकिन इसको ये थोड़ा सा ये उठा हुआ प्रतीत है, लेकिन इसको मानेंगे ही ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जब बिंदु B P के निकट हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा PF इक्वल टू BF, PF इक्वल टू BF। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PF इक्वल टू BF, ये समीकरण हो जाएगा हमारा 6। तो फिर से मान लेते हैं समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 तथा 6 से जब BF और BF आपस में बराबर है तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF, CF इक्वल टू PF। अब यहाँ देख रहे कि CF और PF एक ही भुजा पर है, लेकिन दो अलग अलग भुजा है। तो बड़ी भुजा कौन है, तो बड़ी भुजा हमारा PC, तो बड़ी भुजा हमारा PC है। तो PC में दो छोटी छोटी भुजाओं का योग है, क्या क्या है, तो CF और प्लस PF। तो CF जगह हम PF लिख सकते हैं, चूंकि CF बराबर क्या है, PF। तो PC बराबर CF, यहाँ CF की जगह हम PF लिखेंगे और ऑलरेडी PF है ही, तो PC PF कितना PF 2PF। तो चूंकि PF को इधर ले आते हैं और 2 इधर भागा आ जाएगा, तो PC बटे 2। अब आप देखते होंगे कोई भी ध्रुव दर्पण में कोई भी दूरी जो है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसे r से डिनोट किया जाता है। तो बताइए PF बराबर क्या लिख सकते हैं, F इधर लिख देते हैं PF इक्वल टू PC बटे 2। तो PF
पी एफ की जगह हम स्मॉल एफ लिखेंगे और पी सी की जगह क्या हो जाएगा आर, और ये हमारा सिद्ध हुआ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले माना कि हम यह एक उत्तर दर्पण है जिसकी ध्रुव पी है और वक्रता के सी है। ए बी वस्तु गुजरने पर दर्पण से परावर्तन होने के बाद यह बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब हमारा प्रतिबिंब काटती है तो यहाँ पर देखिए आप हमारा पर उत्तर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पर इसको हम लिख दिए ए बी ई इक्वल टू ई बी डी परावर्तन नियम से। दूसरा है सी बी एफ और ई बी डी, ये दोनों आपस में बराबर है सम्मुख कोण से। तो समीकरण 1 तथा 2 लेने पर तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ए बी इक्वल टू सी बी एफ समीकरण 3 बन गया। ए बी और पी सी जब समांतर और प्रतिच्छेद हमारा ई सी करा तो इसका संगत भुजा बन रहा, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी एफ समीकरण 4 हो गया। इसको लेने पर सी बी एफ और बी सी एफ, तो आपस में जब यहाँ तो इसके सम्मुख में बी का सम्मुख में कौन हो जाएगा सी एफ, और सी का सम्मुख में कौन हो जाएगा बी एफ, तो इसको ले लिया आपस में। फिर बराबर होने के बाद बी बिंदु पी के निकट है तो पी एफ इक्वल टू बी एफ, तो समीकरण 5 तथा 6 से करने पर सी एफ इक्वल टू पी एफ हो गया। तो सी एफ इक्वल टू पी एफ, बड़ी भुजा कौन हो गया पी सी, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा पी सी दो भुजाओं का छोटी छोटी भुजाओं का योगफल है सी एफ प्लस पी एफ, तो पी सी बराबर सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते, चूंकि अभी हम सिद्ध किए यहाँ पर इसके बराबर है, तो पी एफ टू पी एफ। अब यहाँ पर पी सी, तो पी सी बराबर 2 पी एफ हो गया। पी सी को चूंकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसको चुकी करके इधर पी सी बटे 2 कर दिए और इधर पी एफ हो गया। पी एफ इक्वल टू पी सी बटे 2, और पी एफ बराबर क्या होता है एफ, चूंकि छोटी फोकस दूरी है, और पी सी बराबर आर, तो हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये सिद्ध हुआ। या कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि आर बराबर 2 एफ, इसी को कर सकते हैं, ये भी हमारा प्रूव हुआ। थैंक यू, जय हिंद।